हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन फिर टॉपिक लेके आए हैं नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय भाग 2, जिसमें अपन ये टॉपिक है जैसे आप सभी जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वैसे तो इकोनॉमिक्स में। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बी ए पार्ट सेकेंड ईयर और एम ए फर्स्ट ईयर में चलता है, लेकिन ये मैंने कहा कि जैसे पहले की कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस दृष्टि से अपन ध्यान में रख के भी वीडियो को बनाया अपने। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खिमसर, नागौर। अब अपन बात करते हैं कुछ और मूलभूत अवधारणाओं, जैसे कि अपने पिछले टॉपिक में अपने बात की थी राष्ट्रीय आय की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। और वो अवधारणाएं जैसे अपन ने पढ़ी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 3 अवधारणाएं अपन थोड़ी सी मैं वापस रिवाइज करा दूं आपको मोटे मोटे रूप से। राष्ट्र और घरेलू के बीच में, राष्ट्र और घरेलू के बीच में जो अंतर होता है वो होता है, यानी नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में अंतर है, वो है विदेशों से शुद्ध साधन आय का। अगर एन निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालना है, तो अपने को डी में से प्लस करना पड़ेगा विदेशों से साधन आय। और अगर अपने को डी निकालना है तो एन में से माइनस करना पड़ेगा अपने विदेशों से शुद्ध साधन आय, यानी NFIA। और अगर दूसरी अपन ने पढ़ी थी वो थी अपनी सकल और शुद्ध में अंतर, यानी ग्रोस और नेट में अंतर। अगर अपने ग्रोस निकालना है तो नेट में अपन प्लस करेंगे ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता या सब्सिडी का अंतर होता है। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को अपन शॉर्ट में NIT कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको अपन अगर FC में जोड़ेंगे, यानी अगर अपन इसको मतलब मूल्यह्रास, अगर डी अगर अपने को सकल और शुद्ध में अपन बात करें तो अपन अगर मान लो सकल निकालना है तो शुद्ध में अपन मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा सकल। और अगर शुद्ध में निकालना अपने को तो अपन उसमें सकल में से माइनस कर देंगे डी, यानी मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, तो अपने को मिल जाएगा शुद्ध। और तीसरी अपन ने पढ़ी थी बाजार कीमत और साधन लागत। बाजार कीमत में अगर अपने को बाजार कीमत निकालनी है तो साधन लागत में प्लस करेंगे अपन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और अगर अपने को साधन लागत निकालनी है यानी FC निकालनी है फैक्टर कॉस्ट, तो अपन बाजार कीमत यानी MP में प्लस करेंगे अपन, माइनस करेंगे अपन NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये तीनों अवधारणाएं राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सबसे बेसिक चीजें। इसको ये तीनों पता हो तो कोई भी राष्ट्रीय आय को आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकता है। अपन यहाँ पे कुछ और अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे जो वो राष्ट्रीय आय की क्वेश्चनों को जो कंपटीशन हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम है नेट 8 में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें अपन कारक या साधन आय यानी फैक्टर कॉस्ट तथा हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। दो प्रकार की अपन आय देखते हैं कि एक साधन आय दूसरी हस्तांतरण आय। साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर है। साधन आय वो होती है जो अपन काम करके उसके बदले में अपने को इनकम प्राप्त होती है, जबकि हस्तांतरण आय वो होती है जिसके बदले में अपने को कोई भी कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता है। जब साधन की बात करें जैसे मजदूर होता है, उसको अपनी श्रम के बदले की सेवाएं देने के बदले में आय प्राप्त होती है। किसी को अपन पूंजी देते हैं तो उसके बदले में अपने को ब्याज प्राप्त होता है। किसी को अपन भूमि देते हैं कुछ समय के लिए तो उस समय किराए पर देते हैं तो उसको बदले में अपन जो आय प्राप्त होती है उसको लगान कहते हैं जैसे। तो ये सब है वो साधन आय। जबकि हस्तांतरण आय जैसे मान लो छात्रवृत्ति हुई, छात्रवृत्ति के कारण अपन जैसे मान लो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति के बदले में एक व्यक्ति छात्र को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसके बदले में जो वो आय मिलती है उसके बदले में उसको कुछ नहीं देना होता है, यानी एक तरफीय भुगतान होता है ये वापस। जबकि साधन आय में दो तरफ, एक तरफ दोगे तो कुछ सामने वाले को वापस देना भी पड़ेगा, यानी दो तरफा होता है। जबकि इसको एक पक्षीय भुगतान कहते हैं हस्तांतरण। अगर मान लो परिभाषा के रूप में अपन यहाँ पे देखें तो साधन आय उस आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों को अपनी साधन सेवाओं को उत्पादकों को अर्पित करने के बदले में प्राप्त होती है। यानी उत्पादन साधन स्वामी कौन होते हैं? जो उत्पादन के साधन जैसे परिवार है, एक तरीके से परिवार के पास जो होते हैं जैसे उत्पादन 4 साधन श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी। इन 4 साधन ये सेवाएं देते हैं तो उनके बदले में उनको आय प्राप्त होती है ना। और हस्तांतरण भुगतान ये एक पक्षीय भुगतान होते हैं, ये दान या अनुदान की भांति होते हैं। जैसे कोई दान किया अपन ने तो उसके बदले में अपने को कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर अपन किसी मजदूर को अपन खेती में लगाएंगे तो उसके बदले में अपने को मजदूरी देनी होगी। यानी
जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को दिए जाते हैं। इन भुगतानों पर अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का कोई उत्पादन नहीं होता। जैसे छात्रवृत्ति दी तो उससे कोई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उत्पादन साधन प्रयोग करेंगे तो वस्तु और सेवाओं का क्या उत्पादन होगा। यानी जो आय, ऐसे आय को अपन साधन आय कहते हैं जिनसे कुछ जनरेट होता है, कुछ बनता है। जिनसे वस्तु और सेवाओं को कोई उत्पादन नहीं होता उनको अपन आय नहीं कहते हैं, उनको आय को अपन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। और राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ साधन आय ही शामिल होती है। हस्तांतरण भुगतान है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। एक व्यक्ति के आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल हो सकता है, लेकिन एक देश की आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। यानी एक देश में जो वास्तविक रूप से जो आय हुई उसी को शामिल किया जाएगा, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। तो एक व्यक्ति की आय तो बढ़ा सकता है, लेकिन वो पूरे देश की आय हस्तांतरण भुगतान है वो नहीं बढ़ा सकता। तो ये हो गया एक तरीके से साधन आय या अर्जित आय। अर्जित अर्न करते हैं, यानी कुछ अपन काम करके अर्न कर रहे हैं, उसको कहते हैं अपन साधन आय या अर्जित आय। हस्तांतरण भुगतान के बदले अपने कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, इसलिए एक दान या अनुदान की भांति होता है। अब अगर अपन अगला देखते हैं, और एक मूलभूत उदाहरण है अपन देखें तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और घिसावट, ये भी अपन पढ़ेंगे कि क्या है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अगर अपन विदेशों से किस तरह कौन सी साधन आय हो सकती है और विदेशी अपन से यहाँ से कौन सी साधन आय ले जा सकते हैं। तो जैसे पहली बात करेंगे कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक का मतलब यह है कि अपन वहां से जाके कुछ, जैसे अपन नौकरी जैसे डॉक्टर दे रहा है, इंजीनियर दे रहा है, तो उनकी सेवाओं को जो आय प्राप्त होती है उसको अपन कहते हैं कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। यानी उन निवासी श्रमिकों को प्राप्त पारिश्रमिक जो विदेशों में अस्थायी रूप से काम करते हैं, यानी अस्थायी रूप से जो परमानेंटली वहां नहीं रहे, परमानेंट वहां रहेंगे तो उनकी आय उसी देश में शामिल हो जाएगी। और एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अस्थायी रूप से काम करने वाले गैर निवासियों को प्राप्त पारिश्रमिक के अंतर को कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक कहा जाता है। यानी अपने देश के जो अस्थायी जो मजदूर है या अस्थायी जो श्रमिक है या कोई भी ऐसे जो अपन काम करते हैं, बाहर सेवाएं देते हैं, और वो अपनी आय यहाँ पे अर्जन अर्न करके लेके आते हैं, अपने देश में दूसरे देश वाले अर्न करके जाते हैं। इन दोनों का अंतर कहलाता है कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। और कर्मचारियों को शुद्ध पारिश्रमिक अर्थ है कि मालिक द्वारा कर्मचारियों को नगद तथा किस्म के रूप में किया जाने वाले। किस्म का मतलब है नगद, तो जैसे मान लो जो अपना वेतन हो गया वो प्लस जैसे गाड़ी दे दी, मकान दे दिया और मेडिकल फैसिलिटी दे दी, एडवांस कुछ इस तरीके से सुविधाएं और भी जो साथ में सुविधाएं दी जाती है उसको कहते हैं किस्म एंड कैश एंड काइंड वो होते हैं। तो ये सब को वेतन में वो मजदूरी में ये मतलब सारी चीज शामिल होती है, कर्मचारी को जो भी फैसिलिटी मिलती है वो सब शामिल होती है। तो यानी यहाँ पे अपन ने किया था कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। शुद्ध पारिश्रमिक मतलब अपने जो अर्न किया उसको जोड़ के उसमें से अगर वो लेके गए उसको माइनस कर देंगे तो वो दोनों अंतर आएगा, वो कहलाएगा कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। दूसरी बात इसमें जो विदेश सुसाधन आय है, इसका दूसरा घटक होता है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय की बात करें तो इसमें ये एक देश के निवासियों द्वारा, यानी एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय और तथा शेष विषयों को किए गए ऐसे भुगतानों का अंतर होता है। यानी अपने देश के जैसे लोगों द्वारा दूसरे देशों के जैसे संपत्ति का मतलब है, उद्यमशीलता का मतलब ये हो गया कि अपन दूसरे देश के लोगों को पूंजी दी, उसके बदले में अपने को ब्याज मिला तो वो हो गई। वो अपन ने भूमि दी उनको किराए पे तो उनके बदले में जो अपने को लगान मिला, अपन ने उनको उद्यमशीलता सेवाएं दी, मैनेजर के रूप में, एक उद्यमी के रूप में अपन ने वहाँ पे सेवाएं दी, उसके बदले में जो अपने को इनकम लाभ के रूप में प्राप्त हुई वो वो अपने को कहलाता है लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में। यानी अपन भी बाहर जाके कंपनी बाहर जाके रुपए कमा के लेके आती है, यानी ब्याज लाभ के रूप में। इसी प्रकार शेष विषयों की कंपनियां यहाँ पे भी आके कमा के लेके जाती है, वो अपन भी बाहर से उधार लेते हैं, उनको ब्याज देते हैं। अपन भी बाहर जैसे कंपनी गई तो वहां पे भूमि जगह लेने की कंपनी खोलने के लिए जगह लेगी तो उनको किराया देगी तो उनका लगान होगा। तो इन सब को अपन जोड़ेंगे तो शेष विषय को जो है अपन से लिया उसको माइनस करेंगे, अपन ने उनसे लिया उसमें से अगर शेष विषय लिया उसको माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और
तीसरा जो बात है वो है विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय, यानी ये विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय तथा देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर है। यानी दूसरे देश की कंपनियां अपने देश में जो कमा के लेके जा रही है और अपने देश की कंपनियां जो दूसरे देश से कमा के लेके आ रही है, इनका अंतर है वो कहलाएगा विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। यानी शुद्ध जो अर्न आय अपनी हो रही है कंपनियों की, उनकी आय अपने देश में शामिल होगी, अपनी कंपनियां हैं तो उनकी आय अपने शामिल होगी, बाहर वाली कंपनियां आगे ले जा रही उनकी माइनस होगी। यानी इन तीन घटकों को अगर अपन जोड़ दें तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अपने को मिल जाएगी। अगर अपने विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ही निकालनी है तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी इन तीन अंतर है वही अपने को बताएगा कि विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या है। मतलब प्लस में माइनस में वो बात की बात है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपने को मिल जाएगी विदेशों से शुद्ध साधन आय कितनी है। अब अपन बात करते हैं घिसावट के बारे में। जैसे अपन यहाँ पे दो चीज ली थी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक देख लिए हैं। अब अपन देखना चाहते हैं घिसावट के कौन कौन से घटक हैं, यानी घिसावट कितना है, मूल्यह्रास क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन के बारे में बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब इसके घटक अपन एक तो ये मान सकते हैं सामान्य टूट फूट, यानी कोई चीज चलती है तो नॉर्मली टूट फूट होती है। इनमें वे खर्चे शामिलित होते हैं जो निरंतर उत्पादन के दौरान स्थायी पूंजी की गिरावट के कारण करने पड़ते हैं, यानी वो जो उत्पादन के दौरान निरंतर होते रहते हैं। यानी अपन एक चीज मशीन चलाएंगे तो कुछ ना कुछ टूट पाट होगी होगी, उसको कहते हैं अपन स्थायी पूंजी की गिरावट के कारण। दूसरा अप्रचलन के कारण क्या होता है कि कोई अपन मशीन खरीदी तो वो कुछ समय के बाद में प्रचलन से बाहर हो जाती है, यानी नई तकनीक आ गई तो उसके कारण अपने नई मशीन खरीदनी पड़ेगी और पुरानी मशीन है वो जो अपने ज्यादा चलने की सोच रहे थे वो अपने समय से पहले अपन बदलना पड़ेगा। यानी इसका अभिप्राय उन खर्चों से जो उत्पादक को पूंजीगत मशीनों के पुराना पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों का प्रयोग करने के कारण पड़ने पड़ते हैं। यानी अपन समय से पहले मशीन बदलनी पड़ती है, नई मशीन चल रही है अभी मशीन वो और चला सकते हैं, लेकिन नई टेक्निक आ गई है पुरानी वाली ज्यादा खर्चीली हो रही है तो अपने को मशीन बदलनी पड़ती है। इस प्रकार के हुए को अपन गजब। और तीसरा है मशीनों की आकस्मिक हानि, यानी उसमें उत्पादक प्रक्रिया के दौरान होने वाली मशीनों के ब्रेक डाउन आदि पर होने वाले खर्चों शामिल, यानी अचानक मशीन एकदम खराब हो जाना। कभी कभी अपन सोचते हैं ये मशीन 10 साल चलेगी लेकिन वो 2 साल 4 साल बाद भी एकदम खराब हो जाती है। यानी अचानक कभी कभी मशीन में कुछ ऐसी गड़बड़ आ जाती है तो उसके कारण भी अपने को हानि उठानी पड़ती है। यानी घिसावट के घटक तीन हो गए, सामान्य टूट-फाट, अप्रचलन और मशीनों के आकस्मिक हानि। यानी ये तीनों अगर घटक जोड़ दें तो अपने को मिल जाएगा मूल्यह्रास कितना हुआ है। ये कुछ अपन मूलभूत अवधारणाएं पढ़ी थी और अब अपन बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो करेंगे अपन राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जैसे अपन इसमें अंदर मुख्यतः मैं बता दूं आपको, बात करेंगे जो वो अपन बात करेंगे ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये जिस तरीके अपन जो 8-10 अवधारणाएं हैं ये सब अपन अध्ययन करेंगे। जैसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत व शुद्ध घरेलू उत्पाद और साधन लागत व सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निजी क्षेत्र की आय, निजी आय, व्यक्ति का आय, प्रयोजी आय, इन सब को इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू आ गया, घरेलू में मैंने कहा था कि सामान्य और गैर सामान्य निवेशों में कोई भी अंतर नहीं होता है। उस एक देश की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है उन अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को बाजार कीमत पर मूल्य को अपन कहते हैं शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये परिभाषा याद रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी। इसी परिभाषा के आधार पर अपन बाकी परिभाषाओं को अपन देखेंगे और सब चीज समझेंगे। यानी एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही है उनके बाजार मूल्य को अपन
जोड़ दें तो अपने को मिल जाएगा एक बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी जिसमें मूल्य आज भी शामिल होगा। और ये जो जो मिलेगा अपने को वो होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी एमपी, शॉर्ट में अपन कहें तो जीडीपी एमपी। दूसरी अवधारणा के बारे में अपन बात करें तो वो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी इस परिभाषा और उस परिभाषा में देखना कि उसमें था एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष लेकर, यहाँ पे अपन बात करें एक देश के सामान्य निवासी द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक देश की घरेलू सीमा में जितनी भी वस्तु और सेवाएं होती थी तो उसको कहेंगे अपन, उस बाजार मूल्य को तो अपन कहेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और अगर एक देश के सामान्य निवासियों के बारे में बात करेंगे, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित किए और उनके बाजार मूल्य पर उनको जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जीएनपी इक्वल, कभी कभी पूछता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालिए, जीडीपी दिया हुआ है अपने को और साथ में अपने को दिया हुआ है विदेशों से शुद्ध साधना। यानी मैंने कहा था कि ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो पिछले वाला जो फर्स्ट पॉइंट था वो था सकल घरेलू उत्पाद, यानी अंतर किसमें था, इसमें राष्ट्रीय और घरेलू में, यानी एन और डी में। यहाँ जैसे शॉर्ट में मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ जैसे जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी, यानी जी जी दोनों में है, पी पी दोनों में है, लेकिन इसमें अंतर किसमें है, एम पी भी दोनों में, लेकिन बीच वाला जो एन डी, यानी एन का इधर मतलब है जो ये अपन लेफ्ट हैंड साइड में उसका मतलब है नेशनल और इस राइट हैंड साइड मतलब है डोमेस्टिक एंड घरेलू। अब अपन पहला उदाहरण देंगे जिसमें अपन राष्ट्र निकालना था, डी में डी दिया हुआ है तो अपने को विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़नी पड़ेगी, यानी अपने देश बाहर वाले जो कमा रहे हैं उसको जोड़ेंगे और अपने देश यहाँ कमा के गए उसको घटा देंगे तो विदेशों से शुद्ध साधन आय मिल जाएगी। तो अपने को इसको जीडीपी में जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा जीएनपी एमपी। और अगर मान लो जीएनपी एमपी दिया हुआ है, जीडीपी निकालना है तो अपन जीडीपी में से माइनस, जो जीएनपी में माइनस कर देंगे एनएफआई है तो अपने को मिल जाएगा जीडीपी एमपी, यानी विदेश साधन आय माइनस कर देंगे अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से तो अपने को मिल जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। और अगर अपने सकल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है तो विदेश साधन आय जोड़ देंगे तो अपने मिल जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी और दूसरी बात है, अगर मान लो ये विदेश साधन आय प्राप्त है, जो विदेशों से जो अपन प्राप्त हो रही है अगर धनात्मक है तो जीएनपी ज्यादा होगा, जीडीपी कम होगा। अगर ऋणात्मक है तो जीडीपी ज्यादा होगा और जीएनपी कम होगा। और अगर मान लो जीरो है तो बराबर होंगे। यानी यहाँ पे जैसे जीडीपी में अगर ये धनात्मक होगा तो प्लस हो जाएगा तो जीएनपी बढ़ जाएगा, माइनस अगर ऋणात्मक होगा तो माइनस होगा, ये तो घट जाएगा जीएनपी, और जीरो होगा तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे और आगे के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे अपन। ओके, थैंक यू।